तो कहानी की शुरुआत होती है नानहिंग से, जो अभी अभी येमिंग से शादी कर कर वापस जा रहे होते हैं। तभी वहां उनके ऊपर एक हमला होता है जो कि किया होता है जनरल चू ने। वहां हमें पता चलता है कि येमिंग जो नानहेंग की वाइफ है वो जनरल चू की वाइफ रह चुकी है और नानहेंग से उनकी ये दूसरी शादी है। इसी बात के चलते जो जनरल चू होते हैं वो नानहेंग पर हमला कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि येमिंग अपने पेलिंगुइन से नीचे उतर कर आती है और जनरल चू को कहती है कि इस लाइफ में मैंने आपके साथ जो भी बुरा किया है वो मैं अगली लाइफ में बराबर कर दूंगी, पर अभी मैं नानहेंग से ही प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करके हमेशा रहना चाहती हूँ। इस पर नानहेंग बोलते हैं कि मेरे सामने तुम अपने पूर्व प्रेमी से फ्लर्टिंग कर रही हो, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। तो येमिंग बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। तो नानहेंग बोलता है कि अगर तुम मुझसे ही प्यार करती हो तो साबित करो। इतने देर में जनरल चू नानहेंग पे वार करने जाता है। तभी येमिंग नानहेंग को हल्का सा धक्का देती है जिससे वो दूर हट जाता है और अपनी तलवार को जनरल चू के पेट में घुसा देती है। लेकिन तभी नानहेंग येमिंग को अपनी तलवार से मार देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी ना। और ये करने के बाद जनरल चू नानहेंग को अपनी तलवार से मार देते हैं। इसके बाद वो तीनों राउंड राउंड घूमने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये तो एक स्क्रिप्ट की कहानी थी। और यहाँ हम मिलते हैं फेंग से, जो कि नानहेंग का रोल प्ले कर रहे थे। और उनकी मैनेजर ऐसा बोलती है कि नानहेंग इतना ज्यादा डम कैसे हो सकता है, जब सेकंड लीड उसे तलवार मारने आ रहा है तो उसे दिखाई क्यों नहीं दिया और उसने उसे रोका क्यों नहीं, वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर बोलते हैं कि ये एक लव ट्रायंगल है और लव ट्रायंगल को हम ऐसे अगर दिखाएंगे तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। जिसपे फेंग की मैनेजर ऐसा कहती है कि टोटल 900 सीन्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेन लीड तो नानहेंग है ना, उसके पास ही आना चाहिए। और एट द एंड वो कहती हैं कि सारी स्क्रिप्ट को रिवाइज किया जाए और फिर से लिखा जाए। इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, जैसे कि उनके खाने में क्या होना चाहिए, उनके लिए कौन कौन से स्टाफ लगेंगे, उनको कैसे ट्रीट करना है एंड ऑल। इसके बाद मीटिंग एडजर्न होती है और फेंग वहाँ से जा रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि फेंग की जो फैन फॉलोइंग है उनका नाम पम्पकिंस है और सारी लड़कियां उनको अपना प्यार दिखाने के लिए उनके बड़े बड़े बैनर्स लेकर उनका इंतजार कर रही होती हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं वो चिल्लाने लगती हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, कौन है जो तुमसे प्यार नहीं कर सकता, फेंग पम्पकिंस हमेशा आपके साथ रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ शाओ यू, जो कि फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं और वो उस स्क्रिप्ट में ये मेन का रोल प्ले कर रही हैं, उनकी मैनेजर उनको बोलती हैं कि कॉस्ट्यूम फिटिंग के लिए देरी मत करना। अब कहानी आती है शाओ यू की अपार्टमेंट में, जहाँ हमें पता चलता है कि वो फॉर्मर चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं और बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बनने का सपना होने की वजह से उन्होंने टॉप एक्टिंग यूनिवर्सिटी से कोर्स किया था। पर वो एक जेड लिस्ट की एक्ट्रेस हैं। ये रोल सिर्फ इस वजह से मिलता है क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं वो बाकी सारी दूसरी एक्ट्रेसेस से पूछ चुके होते हैं जो कि फिंग के अगेंस्ट काम करना चाहती हैं और सिर्फ शाओ यू ही बची हुई रहती है। इतना सब सोचने के बाद शाओ यू अपनी स्क्रिप्ट निकालती है और उसे पढ़ना शुरू करती है, जिसका टाइटल होता है अ ड्रीम ऑफ शिंगमिंग। फिर जब वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती है तब हमें पता चलता है कि ये मिंग एक लड़की होती है जिसकी माँ बचपन में ही मर चुकी होती है और उसकी स्टेप मॉम उसे अच्छे से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करती है। पर उसके पापा बहुत अच्छे होते हैं और वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और ये मिंग को हमेशा लगता है कि उसकी शादी जनरल चू से होगी, जिससे उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई रहती है। पर उस एक दिन फ्लावर बैंक्वेट में, जो कि रॉयल गार्डन में हुआ था, सब कुछ बदल जाता है। ये मिंग पुल से नीचे पानी में गिर जाती है और नान है उस पानी में कूद कर ये मिंग की जान बचाता है। फिर श्याओ यू दूसरे सीन की स्क्रिप्ट पढ़ती है तो उसमें हर जगह आग लगी होती है और ये मिंग की जान जब खतरे में होती है तो फिर से नान हैंग आके उसकी जान बचाता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझसे बिना परमिशन लिए मुझे छोड़ के जा सकती हो। इस पे ये मिंग बोलती है कि नहीं, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये मिंग अपने शादी के दिन से भाग रही होती है और उसके पिता उससे आके बोलते हैं कि अगर तुम आज यहाँ से गई तो तुम्हारा सॉन्ग फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं होगा। जिस पे ये मिंग बोलती है कि जनरल चू और मेरा रिश्ता हमारे पेरेंट्स ने तय किया था, हमारे बीच कोई भी प्यार नहीं है, लेकिन नान हैंग से मैं प्यार करती हूँ और अगर वो क्राउन प्रिंस बन गया तब भी मैं उसके साथ ही रहूंगी और अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया तब भी मैं उसके साथ रहूंगी। और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये मिंग एक कमरे में अंदर जा रही होती है तो वहाँ वो देखती है कि नान हैंग किसी लड़की के साथ अपने बिस्तर पर किस कर रहा होता है और वो लड़की और कोई नहीं, ये मिंग की सौतेली माँ की बेटी येतिंग होती है। तो वो येतिंग से बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है। तो इस पे येतिंग बोलती है कि ब्रदर इन लॉ थे, अब ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। इस पे येमिंग येतिंग को एक थप्पड़ मार देती है और वहीं जो नानहिंग होता है वो येमिंग को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ यू इस स्क्रिप्ट पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने उसको सच में मारा। क्या ये इन ड्रामास का कोई सीक्रेट है कि उसे थप्पड़ मारो और वायरल हो जाओ। फिर वो वापस स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है और इस सीन में हम देखते हैं कि ये मिंग रेड कलर की ड्रेस पहने हुए होती है और बाहर स्नोफॉल हो रहा होता है और वो ऊपर चढ़ के जा रही होती है बिल्डिंग से कूदने। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शियान्यू रेबल्स येतिंग को पकड़ कर ले आ रहे होते हैं और वो उन्हें बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं पता कि नोबल कॉन्सर्ट को किडनैप करना कितना बड़ा गुनाह है। तभी वहाँ ना ने अपने घोड़ों पर सवार काफी सारे सैनिकों के साथ वहाँ पे आ जाता है और जो किडनैपर्स रहते हैं उनमें से एक बोलता है कि तुमने हमारे एम्परर को मार दिया और बहुत सारे लॉयल ऑफिशियल्स को भी मारा है, तुम्हें हम पे रूल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और वो कहता है कि आज हम यहाँ जनरल चू का बदला लेने आए हैं। फिर वो कहता है कि दोनों ही औरतों के पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम अगर इन दोनों को बचाना चाहते हो तो अपनी जान ले लो यहीं और अभी। जिस पे नानहिंग कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। उधर येतिंग बोलती है कि मुझे बचाओ और येमिंग बोल ही रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे इस लाइफ में बहुत ज्यादा ओ करते हो कि नानहिंग फायर का ऐलान कर देता है
और सारे सैनिक तीर चलाने लगते हैं, जिसमें एक तीर जाकर येमिंग को भी लग जाता है। ये देखकर जो किडनैपर होता है वो येमिंग को नीचे ढकेल देता है और वो नीचे गिरने लगती है, जिसपे नान हैंग कूद कर उसे आकर बचा लेता है। और वहीं जब येमिंग देखती है कि उसके मरने या जीने से नान हैंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और तब उसे पता चलता है कि शुरुआत से ही ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था, तो वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि येमिंग बिल्डिंग से गिरी जरूर थी, लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि वो एक लिविंग कॉर्प्स में बदल गई थी। इस स्क्रिप्ट में श्याओ यू गुस्सा हो ही रही होती है कि तभी उसके बिल्डिंग के बाहर अचानक बहुत तेज बारिश और बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, और उसके घर की एक खिड़की खुली हुई होती है जो बार बार टकरा रही होती है। उसी को बंद करने श्याओ यू जाती है, तो उसका हाथ वहीं पर रुक जाता है। वो खुद से कहती है कि ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। और अचानक सब कुछ बदल जाता है और वो धीरे धीरे गिरने लगती है, और गिरती है तो उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं, उसके कपड़े ये मिंग जैसे हो जाते हैं। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आसपास देखती है, तो वो ये सोचती है कि उसका अपार्टमेंट पुराने चाइनीज घरों जैसा कैसे हो गया। फिर जब वो अपने आप को एक मिरर में देखती है तो वो एकदम अपने कैरेक्टर गेमिंग जैसी लग रही होती है, जिसपे उसे लगता है कि क्या उसे याद नहीं है और कॉस्ट्यूम फिटिंग हो गई। फिर कुछ देर बाद उसे लगता है कि ये जरूर एक सपना होगा और मुझे इस सपने से जल्दी जगना होगा, वरना हुआंग मुझे मार डालेगी। फिर वहीं वो एक बॉक्स से टकराती है और टकराने की वजह से उस बॉक्स का जो ढक्कन होता है वो खुल जाता है, जिसमें उसे खूब सारा गोल्ड दिखता है। तो वो ये सोचती है कि अगर ये सपना भी है तो भी ये थोड़ी देर और रहे, इतना ज्यादा गोल्ड, इतनी सारी ज्वेलरीज, इतने आरामदायक चीजें कहाँ मिलेंगी मुझे। वो इतना सब सोच ही रही होती है कि बहुत सारी दासियां एक साथ उसके कमरे में आती हैं और कहती हैं कि तैयार होने का वक्त हो गया है। फिर ये मिंग उन सारी दासियों से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो उसमें उनकी दासी कहती है कि अरे आपको कुछ हो तो नहीं गया, और दूसरी दासी को बोलती है कि जाओ जाओ और हकीम को बुला कर ले आओ। जिसपे ये मिंग बोलती है यिंगशु, ये तो स्क्रिप्ट में मेरी दासी का नाम था। फिर वो बाहर भागती है और अपने बिल्डिंग के ऊपर एक नाम लिखती है, लाइस हाउस। फिर वो अपनी दासी से पूछती है कि कहीं ये सोंग रेजिडेंस तो नहीं है। तो वो बोलती है हाँ ये सोंग रेजिडेंस है। फिर वो बोलती है कि कहीं मैं वही लड़की तो नहीं हूँ जिसकी माँ बचपन में मर गई। तो कहती है हाँ आप वही लड़की हैं जिसकी माँ बचपन में मर गई। ये सब सुनने के बाद येमिंग को ऐसा लगता है कि उसकी शादी वापस से नानहिंग से ना हो जाए, इसलिए वो भागना शुरू करती है और उसकी दासियां उसे पकड़ कर रखे रहती हैं। फिर अचानक से एक दासी उसको बोलती है कि आप अगर ऐसे ही देर करती रही तो जनरल चू के साथ आपकी शादी के लिए देर हो जाएगी। तो जब येमिंग जनरल चू का नाम सुनती है तो वो बोलती है कि तुमने क्या कहा। तो दासी बोलती है कि जनरल चू के साथ आपकी शादी के लिए देर हो जाएगी। तो येमिंग वापस से बोलती है कि क्या मेरी शादी नानहिंग से नहीं हो रही है। तो उस पर उसकी दासियां बोलती है नहीं, आपकी शादी तो जनरल चू के साथ हो रही है। तो इस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद हमें ये सीन दिखाया गया है कि वो सबको थैंक यू बोल रही होती है, और वहीं उसके पिता होते हैं जो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी मैंने उठाई, लेकिन जनरल चू ने राजा से तुम्हारा हाथ मांगा तो मैं मना नहीं कर पाया, वो तुम्हें सच में प्यार करता है, तो तुम इस इंसान के साथ खुशी खुशी रहो। इस बात पर येमिंग सिर्फ हाँ बोलती है। इसके बाद वहाँ हमें येमिंग की स्टेप मदर भी दिखती है जो कि उसे बोल रही होती है कि आप चिंता मत करिए, वो किसी अच्छे इंसान से शादी कर रही है। और फिर उसके बाद येमिंग को बोलती है कि शादी करने के बाद अपनी छोटी बहन येतिंग को मत भूल जाना। पर तभी येमिंग के जाने का वक्त हो जाता है। येमिंग पेलिंगक्विन में बैठती है और जनरल चू के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में सब जनरल चू और ब्राइड को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं। वहीं एक लड़का खड़ा होता है जो ब्राइड को देखकर बोलता है कि ब्राइड बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। और उसके हाथ में एक मिठाई वाली स्टिक होती है जिसमें 3 मिठाई के गोले होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे इसका बहुत ही अच्छा रीजन है। तभी अचानक वहाँ पे कुछ बैंडिट्स आ जाते हैं और जनरल चू बोलते हैं कि येमिंग की रक्षा करो, लेकिन फिर भी वहाँ पे येमिंग की मौत हो जाती है। लेकिन येमिंग की जैसे ही मौत होती है वो अपने बेड पर वापस से उठ जाती है जहाँ पे इस सब की शुरुआत हुई रहती है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी दासियां वापस आ जाती हैं और उसे बताती हैं कि प्लीज आप चेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। और एक दासी बोलती है कि अगर आप ऐसे ही देर करती रही तो जनरल चू के साथ आपकी शादी के लिए देर हो जाएगी। जब वो वापस ये सुनती है तो वो पूछती है कि जनरल चू के साथ मेरी शादी। तो वो बोलती है कि उसके पहले मुझे कुछ करना है, और इस बार पेलिंगक्विन की रूफ पे वो बहुत सारी लकड़ियां फिक्स करती हैं ताकि पेलिंगक्विन की रूफ ना टूटे और उसकी मौत ना हो। इस बार भी जब वो पेलिंगक्विन में जा रही होती है तो वही लड़का जिसके स्टिक में 3 मिठाई की गोलियाँ होती हैं, इस बार सिर्फ 2 होती हैं। और वो फिर कहता है कि ब्राइड बहुत अच्छी है, लेकिन ये दोबारा शादी क्यों कर रही है? इस पे उसकी जो माँ होती है वो उसका मुँह बंद कर देती है और कहती है कि तुम मरना चाहते हो जो तुम ब्राइड के बारे में ऐसा कह रहे हो? इस बार रास्ते में कोई बैंडिट्स नहीं आते हैं, लेकिन 2 बच्चे होते हैं जो खेल-खेल में रास्ते पर आ जाते हैं, जिससे सब लोग रुक जाते हैं, और अचानक रुकने की वजह से पेलिंगक्विन में डिसबैलेंस होता है और पेलिंगक्विन गिर जाता है, जिससे जो येमिंग होती है उसका पेलिंगक्विन की खिड़की से सर लगने की वजह से मौत हो जाती है। फिर येमिंग वहीं उठती है जहाँ वो 2 बार पहले उठी रहती है, और इस बार दासियों के अंदर आने से पहले ही वो बाहर निकल के कह देती है कि हाँ आज जनरल चू के साथ मेरी शादी है, अगर मैंने देर की तो सब देर हो जाएगी। फिर वो सोचती है कि जब और लोग अलग अलग डायमेंशन में जाते हैं तो उन्हें चीट कोड का पता चलता है, पर यहाँ यहाँ तो मेरी मौत हो जा रही है। पर इस बार वो पेलिंगक्विन को कुशन से भर देती है। इस बार वापस से वो लड़का दिखाया जाता है और उसके स्टिक में सिर्फ एक मिठाई बची होती है। वो फिर बोलता है कि ब्राइड बहुत सुंदर है, लेकिन ये तीसरी बार शादी क्यों कर रही है। इस पे उसकी माँ फिर बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो ये सब बोल के। इस बार जब वो 2 बच्चे आगे आते हैं तब भी जो येमिंग होती है वो बच जाती है क्योंकि उसके पूरे पेलिंगक्विन में कुशन्स लगे होते हैं, और फिर जब बैंडिट्स आते हैं तो भी वो बच जाती है क्योंकि उसके पूरे पेलिंगक्विन में कुशन्स लगे होते हैं, जिससे उसका सर टकराता भी है तो भी उसे कुछ नहीं होता है।
फिर वो लोग शान यू मैंशन पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचने पे सारी दासियां उसे बताती हैं कि जनरल चू कहीं गए हैं तो क्या बिना ग्रूम के राइड का बाहर आना अच्छा होगा। जिस पे येमिंग बोलती है कि हाँ हाँ अच्छा होगा, लेकिन वो जैसे ही कदम बाहर रखती है उस पेरिंग ट्वेन के हैंडल से जाके उसका सर टकराता है और उसकी वापस मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो वापस से जिंदा होती है तो इस बार वो कुशन सारे हैंडल्स पे भी लगाती है और उस हैंडल से बच जाती है। लेकिन जैसे वो कदम रखने ही वाली होती है शान यू मैंशन के अंदर, एक इंसान आता है, उसके हाथ में फायर का पूरा बोल रहता है और वो येमिंग के ऊपर गिर जाता है, जिससे आग लगने से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम और दूसरी बार देखते हैं तो इस बार उस आग से भी बच जाती है, लेकिन जैसे ही 2 स्टेप आगे बढ़ाती है, ऊपर से एक बोर्ड येमिंग के सर पे गिरता है और वो वापस से मर जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार वो फायर, उस बोर्ड सबसे बच जाती है, लेकिन जब वो आगे जाती है तो वहाँ की कुछ दासियाँ फूल लेके जा रही होती हैं और उस फूल से येमिंग को छींक आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि पॉलन से भी तो मौत हो सकती है और यही सोचते-सोचते उसकी पॉलन सूंघने से मौत हो जाती है। फिर हम अगली बार देखते हैं तो वो उस फायर, बोर्ड और पॉलन से बचने के लिए अपनी नाक को ढक लेती है, लेकिन तभी उसकी एक दासी देखती है कि ऊपर छत पर एक बिल्ली है जिसकी वजह से एक ईंट उसके सर पे गिर जाएगी। तो वो येमिंग को धक्का देती है तो वो उस ईंट से तो बच जाती है, लेकिन वहाँ जो एक पिलर होता है उससे जाकर टकराती है और वापस उसकी मौत हो जाती है। इसके अगली बार हम देखते हैं कि वो उस बिल्ली से भी बच जाती है, लेकिन जैसे वो आगे जा रही होती है कुछ दासियां सामान लेके जा रही होती हैं और एक दासी का पैर फंसने की वजह से सारा सामान येमिंग के आगे गिर जाता है और वो उस पे फिसल कर सीढ़ी पर गिर के मर जाती है। इसके नेक्स्ट बार हम देखते हैं कि इससे बचने के लिए वो एक अम्ब्रेला खोल देती है और फिर आगे पहुंचती है। पर जैसे वो अंदर जाती है एक दासी उनसे कहती है कि ब्राइड बहुत ही ज्यादा थक गई होगी, प्लीज थोड़ी सी वाइन पी लीजिए। और जैसे ही वो वाइन पीती है उसको पेट में दर्द होने लगता है और उसको समझ में आता है कि उसको जहर दिया गया है। उसकी दोनों दासियां बोलने लगती है कि इसको जहर किसने दिया होगा, लेकिन येमिंग बोलती है कि किसने दिया ये नहीं, लेकिन मैं फिर से मर जाऊंगी, और वो जहर खाने की वजह से वापस मर जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि येमिंग लाइस हाउस में शायद वापस चली जाती है क्योंकि फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।